अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। स्टडी टूर विद RSR चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लल्लन टॉप सीरीज का पार्ट 5 पढ़ेंगे। पिछले सभी पार्ट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। पूर्वोत्तर मध्यकाल अर्थात 800 से 1200 ईस्वी के इतिहास को ईश्वरी प्रसाद ने राज्य के अंदर राज्यों का काल कहा है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। कन्नौज पर अधिकार को लेकर लड़े गए त्रिपक्षीय संघर्ष में हिस्सा लेने वाले राज्य थे गुर्जर, प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट। आप जानते हैं हर्षवर्धन के काल से ही कन्नौज पर शासन करना उत्तरी भारत पर प्रभुत्व एवं प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता था। कन्नौज पर अधिकार को लेकर लगभग 200 वर्षों तक इन तीन महाशक्तियों के बीच जो संघर्ष हुआ उसी को त्रिपक्षीय संघर्ष कहा गया। त्रिपक्षीय संघर्ष में हिस्सा लेने वाले राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव सातवाहनों के बाद दक्कन का पहला शासक था जिसने उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप किया। कन्नौज को उसके ऐश्वर्य और समृद्धि के कारण महोदय नगर कहा गया। तो कई बार ये पूछा गया है कन्नौज को क्या कहा गया या महोदय नगर किसे कहा गया, तब आपका उत्तर हो जाएगा कन्नौज। क्लियर हो गया। तो पहले बात कर लेते हैं थोड़ा विस्तार से गुर्जर, प्रतिहार, पाल, नरेश और राष्ट्रकूट के बारे में। तो सबसे पहले किसके बारे में बात करनी चाहिए? गुर्जर प्रतिहार के बारे में। तो इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? तो गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना 730 ईस्वी में नागभट्ट प्रथम के द्वारा की गई। नोट कर लीजिए, ये सब लिखा हुआ नहीं है, आपको नोट कर लेना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक राजा मिहिर भोज था जिसकी उपाधि क्या थी? आदि वराह। ये पूछा गया है। राजा मिहिर भोज की उपाधि क्या थी? आदि वराह थी। इसने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। प्रतिहार शासक महेंद्र पाल के दरबार में संस्कृत के एक प्रसिद्ध कवि रहते थे जिनका नाम था राजशेखर। नोट कर लीजिए। अंतिम प्रतिहार शासक कौन थे? अंतिम प्रतिहार शासक थे राज्यपाल जिन्होंने 1018 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था। क्लियर हो गया? सभी पॉइंट्स को नोट कर लिया। अब नेक्स्ट बात करते हैं राष्ट्रकूट वंश की। तो राष्ट्रकूट वंश की स्थापना लगभग 752 ईस्वी में दंती दुर्ग ने की। इसकी राजधानी इस समय क्या थी? मान्यखेत थी। राष्ट्रकूट शासक ध्रुव इस वंश का पहला शासक था जिसने कन्नौज पर अधिकार करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में हिस्सा लिया। क्लियर हो गया? इसके साथ आप नोट करते जाइए। प्रतिहार नरेश वत्सराज और पाल नरेश धर्मपाल को पराजित किया था ध्रुव ने, इसीलिए ध्रुव को धारावर्ष भी कहा जाता था। राष्ट्रकूट का सबसे प्रतापी शासक गोविंद तृतीय था। इसने पल्लव, पांड, गंग शासकों को सम्मिलित रूप से पराजित किया था। किसने पराजित किया था? गोविंद तृतीय ने। ठीक है, याद रखेंगे। अंतिम शासक कौन था राष्ट्रकूट वंश का? तो नोट करिए, अंतिम शासक था इंद्र तृतीय और एक शासक थे राष्ट्रकूट वंश के इंद्र द्वितीय और उन्हीं के समय पर कौन आया था? अल-मसूदी। अल-मसूदी कौन था? अरब यात्री था। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं बंगाल के पाल वंश के बारे में। तो बौद्ध अनुयायी गोपाल ने 750 ईस्वी में पाल वंश की स्थापना की और इन्हीं गोपाल ने ओदंतपुरी में एक बौद्ध विहार की स्थापना भी कराई थी। इसी का उत्तराधिकारी था धर्मपाल जो कि पाल वंश का योग्यतम शासक था। इसने कन्नौज के शासक चक्रायुध को पराजित करके कन्नौज की गद्दी पर अधिकार कर लिया था। धर्मपाल को उत्तरापद स्वामी भी कहा जाता था और इसी धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भी कराई थी। साथ में नालंदा विश्वविद्यालय को धर्मपाल ने 200 गांव दान में भी दिए थे। क्लियर हो गया? आपको समझ में आ गया? इसके साथ आप चाहें तो नोट कर सकते हैं इसी के ये जो सारे पाल शासक थे ये किस धर्म के मतानुयायी थे? तो याद रखेंगे बौद्ध धर्म के मतानुयायी थे। क्लियर हो गया आपको सारे पॉइंट्स? आगे बात करते हैं काव्य मीमांसा कर्पूर मंजरी के लेखक राजशेखर को गुर्जर प्रतिहार महेंद्र पाल के दरबार में संरक्षण प्राप्त था। पाल शासक धर्मपाल ने विक्रमशिला के प्रसिद्ध बौद्ध विहार की स्थापना की, विश्वविद्यालय की स्थापना कराई। 11वीं शताब्दी में तोमर वंश के आनंग पाल ने दिल्ली की स्थापना की जिसे ढिल्ली या ढिल्लिका कहा जाता था। सल्तनत काल के प्रारंभिक दिनों में दिल्ली को योगिनीपुर भी कहा गया। ये पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। चाहमान शासकों की सेना में ऊंटों का काफिला भी शामिल था। कश्मीर के शासक लोहार वंश के जयसिंह के शासनकाल में कल्हड़ ने राज तरंगिणी की रचना पूरी की थी। याद रखना है किस समय पूरी की? कल्हड़ ने राज तरंगिणी की रचना लोहार वंश के शासक जयसिंह के शासनकाल में। खजुराहो स्थित कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण चंदेल शासक विद्याधर ने करवाया। कई बार पूछा गया है, आप परिचित होंगे।
कश्मीर में कारकोट राजवंश के संस्थापक दुर्लभ वर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री वेनशांग ने कश्मीर की यात्रा की थी। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के तहत प्रदान की जाने वाली प्रतिमा बाघ देवी की मूर्ति को परमार शासक भोज ने प्रतिष्ठापित किया था। सिंह संवत को शुरू करने वाला का श्रेय किसको जाता है? सोलंकी शासक जय सिंह सिद्धिराज को। याद रखिएगा, सिंह संवत जो माना जाता है 1113 या 1114 ईस्वी को, वह शुरू किया गया सोलंकी शासक जयसिंह सिद्धिराज के द्वारा। माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा के जैन मंदिर में जैन तीर्थंकर आदिनाथ की मूर्ति है। कश्मीर के शासक हर्ष को कश्मीर का नीरो कहा जाता है। तो ये प्रश्न पूछा गया है, कश्मीर का नीरो किसे कहा जाता है? तो कश्मीर के शासक हर्ष को। क्लियर हो गया? आगे देखते हैं। दक्षिण भारत के संबंधित जो राजा हैं उनके संबंध में कुछ परीक्षा उपयोगी तथ्यों को हम देख लेते हैं। दक्षिण भारत के राजाओं के अंगरक्षक रोम से आए सैनिक होते थे, जिन्हें तमिल ग्रंथों में गूंगे मिलेक्ष कहा गया, क्योंकि उनको अपनी भाषा तो आती नहीं थी, तो वो चुपचाप रहते थे, इसलिए उन्हें गूंगे कहा जाता था। साथ में क्योंकि ये विदेश से आए थे इसलिए उन्हें निकृष्ट जाति का समझा जाता था, इसलिए उन्हें मिलेक्ष कहा जाता था। तो इनकी संज्ञा हो गई थी गूंगे मिलेक्ष। क्लियर? कांची के पल्लव वंश का वास्तविक संस्थापक सिंह विष्णु को माना जाता है। किराता अर्जुनियम के लेखक भारवी को इसके दरबार में संरक्षण प्राप्त था। पल्लव नरेश महेंद्र वर्मन मत्स्य विलास प्रहसन का लेखक था। नरसिंह वर्मन प्रथम ने महाबलीपुरम स्थित सप्त पैगोडा मंदिर का निर्माण कराया। वहीं नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कांची के कैलाशनाथ मंदिर सहित महाबलीपुरम के तटीय शोर मंदिरों का निर्माण कराया। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आप लगातार प्रीवियस ईयर पेपर लगाते हैं तो आपने इन सब प्रश्नों को देखा होगा, इनको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, नोट करते जाइए। पल्लव कालीन मामल शैली के रथ मंदिरों में द्रौपदी का रथ सबसे छोटा, धर्मराज रथ मंदिर सबसे प्रसिद्ध है। तो सबसे छोटा किसका रथ है? द्रौपदी का। ठीक है, किस शैली में बना है? मामल शैली में। सबसे प्रसिद्ध रथ मंदिर किसका है? धर्मराज युधिष्ठिर का। क्लियर हो गया? राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण प्रथम ने एलोरा स्थित कैलाश मंदिर का निर्माण कराया, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। नेक्स्ट बात करते हैं। पश्चिमी चालुक्य नरेश विक्रमादित्य षष्ठ ने 1076 ईस्वी में नवीन संवत चलाया, जिसका नाम क्या था? चालुक्य विक्रम संवत। मोस्ट इंपॉर्टेंट। 9वीं शताब्दी में चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने की। इसने नरकेसरी की उपाधि धारण की। पूछा जाता है, याद रखेंगे। चोल राज पेन्नार और कावेरी नदियों के बीच पूर्वी तट पर स्थित था। तो आप जानते हैं चोल कहाँ पर था? भारत के पूर्वी हिस्से में स्थित एक राज्य था। चोल अभिलेखों के अनुसार चोल राजा राज ने कलिंग सहित 1200 द्वीपों वाले सामुद्रिक प्रदेश को विजित किया था। चोल नरेश राजा राज प्रथम ने तंजौर में बृहदेश्वर या राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण कराया। चोल नरेश राजेंद्र प्रथम अरब सागर पर अधिकार करने वाला पहला भारतीय शासक था। आप समझ पा रहे होंगे कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स चल रहे हैं, इन सबको नोट करते जाइए। चोल नरेश अधिराजेंद्र को क्रुद्ध भीड़ ने मार डाला था। गंगा घाटी के सफल सैन्य अभियान के बाद राजेंद्र प्रथम ने गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण की थी। तो ये कई बार पूछा गया है, गंगैकोंड चोल की उपाधि किसके द्वारा धारण की गई? तो राजेंद्र प्रथम के द्वारा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोलोत्तुंग प्रथम के दुर्व्यवहार के कारण रामानुज को चोल राज छोड़कर होयसलों की राजधानी द्वार समुद्र आ गए थे। ठीक है, चोलों का प्रतीक चिन्ह क्या था? बाघ था। चोल राजा शैव मत के समर्थक थे। याद रखेंगे इन सभी पॉइंट्स को, इंपॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं। सल्तनत कालीन विभाग जो खूब पूछे जाते हैं और हर वर्ष परीक्षा में देखे ही जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पहला विभाग है नायब ममलिकात, किससे संबंधित है? बहराम शाह से। ठीक है। दूसरा है दीवान अर्ज, ये किससे संबंधित है? बलबन से। ये जो दीवान अर्ज या दीवान आरिज है, ये क्या था? यह एक सैन्य विभाग था जो किसके द्वारा शुरू किया गया? बलबन के द्वारा। क्लियर हो गया? वकीलेदार, इसको किसने शुरू किया? नासिरुद्दीन महमूद ने। दीवान वकूफ़, ये शुरू किया गया जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा। नेक्स्ट है आपका दीवान मुस्तकराज, कई बार पूछा गया है, किसके द्वारा शुरू किया गया? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। यह राजस्व व्यवस्था को सुधारने संबंधित था। नेक्स्ट आपका आता है दीवान रियासत, यह भी खूब पूछा गया है, यह किससे संबंधित है? अलाउद्दीन खिलजी से। ठीक है। बाजार व्यवस्था इसमें देखी जाती थी। दीवान अमीर को ही किससे संबंधित है? मोहम्मद बिन तुगलक से। दीवान बंदगान, यह
जो बंदी होते थे, जो दास होते थे, उनका एक ऑफिस था। ये किससे संबंधित है? फिरोज शाह तुगलक से। आप जानते हैं फिरोज शाह तुगलक को दासों का शौक था। दीवाने खैरात, इसमें गरीब और जो बेवा महिलाएं होती थी, विधवा औरतें होती थी, उनको मदद प्रदान की जाती थी। तो दीवाने खैरात संबंधित था फिरोज शाह तुगलक से। वकील ए मुल सुल्तान, ये किससे संबंधित था? नासरुद्दीन महमूद से। इंपॉर्टेंट है, इन सबको याद रखिएगा, नोट कर लीजिए। अब आगे थोड़ा सा और विस्तार में देख लेते हैं अलाउद्दीन के मंत्रिपरिषद के बारे में। तो दीवाने वजारत संबंधित था। ये किसे कहा जाता था? वजीर को, मुख्यमंत्री को। ठीक है। दीवाने इंसा किसे कहा जाता था? शाही आदेश के पालन को कहा, जो करवाता था उसे कहा जाता था दीवाने इंसा। दीवाने आरज ये सैन्य मंत्री था। ठीक है। और इसीलिए जो दीवान ए आरज एक विभाग भी था, और उसको जो उसका मंत्री होता था वह उसको भी दीवाने आरज ही कहा जाता था। दीवाने रसातल किससे संबंधित था? विदेशी विभाग से। इंपॉर्टेंट है, नोट करिए। आगे बात करते हैं अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण अधिकारियों से संबंधित। आप जानते हैं क्योंकि अलाउद्दीन ने पूरे जो कह सकते हैं ना भारत में कई सारे सैन्य अभियान चलाए। तो सैन्य अभियान चलाने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है, धन की आवश्यकता होती है, इसलिए उसने क्या किया? बाजार पर नियंत्रण की प्रणाली को अपनाया। तो इसके लिए कई सारे इसने अधिकारियों की नियुक्ति की, जिनमें से पहला है सहनाई मंडी। ये बाजार अधीक्षक था, जो देखता था कि आपके पास लाइसेंस है कि नहीं। एक था दीवाने रियासत, जो कि मूल नियंत्रण करता था, यह बाजार नियंत्रक था। सराय अदल, अगर आप किसी तरीके से दोषी पाए जाते हैं तो उसका न्याय निर्णय किस अधिकारी के द्वारा किया जाता था? सराय अदल के द्वारा। बारीद बंदी ये बाजार का निरीक्षक था। और मुनैयान कौन थे? ये गुप्तचर थे। ठीक है, कि ये सारे जितने भी अधिकारी हैं ये सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, जो दुकानदार हैं वे सही शुद्ध माल दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, सबकी जांच गुप्तचर के द्वारा की जाती थी, जिसे कहा जाता था मुनैयान। मोस्ट इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिए। अब देख लेते हैं सैन्य व्यवस्था सल्तनत कालीन की कैसी थी। तो जिसके अंतर्गत 10 खान काम करते थे, यानी 10 सर्वोच्च अधिकारी काम करते थे, वह कहलाता था सुल्तान। और एक खान के अंतर्गत 10 मलिक कार्य करते थे, एक मलिक के अंतर्गत 10 अमीर कार्य करते थे, और एक अमीर के अंतर्गत काम करते थे 10 सिपह सलाहकार, और एक सिपह सलाहकार के अंतर्गत काम करते थे 10 सर एक खेल, और एक सर एक खेल के अंतर्गत होते थे 10 अश्वारोही यानी घुड़सवार। क्लियर हो गया? तो चलिए आज के सेशन को यहीं रखते हैं, कल आगे इसके कंटिन्यू करेंगे। कल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कल हम मुगल वंश संबंधित जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। साथ में दक्षिण भारत के जो सबसे अधिक पूछे जाते हैं, आप जानते हैं कौन कौन से, अहमदनगर और ये बरार, इन सब पूछा जाता है, इन सबको भी आगे कल पढ़ेंगे। तो कल का सेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।